नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है स्टोर इन्वेंट्री मॉड्यूल के पार्ट 2 वीडियो में। हमने पिछले वीडियो में देखा था फार्मेसी एडमिनिस्ट्रेशन के सारे मेन्यू को, जिसमें मैनेज स्टोर था, मैनेज ग्रुप अदर्स, मैनेज सप्लायर और मैनेज मटेरियल। मैं उम्मीद करता हूँ कि लास्ट वीडियो में मैं सारी चीज़ों को क्लियर कर पाया होगा। अब हम इसमें देखेंगे फार्मेसी ट्रांजैक्शन और MIS रिपोर्ट। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में सीक्वेंस बताया था, सेम सीक्वेंस यहाँ भी बता रहा हूँ। फार्मेसी ट्रांजैक्शन में हमारे पास ऑप्शन है इंडेंट, ऑफलाइन स्टॉक, इशू आइटम और रिटर्न इशू ड्रग्स। तो इसका जो सीक्वेंस है, सबसे पहले ऑफलाइन स्टॉक। हमें सबसे पहले ऑफलाइन स्टॉक एंट्री करनी है। ऑफलाइन स्टॉक का मतलब जो स्टॉक हमारे पास फिजिकली प्रेजेंट है, चाहे वो किसी भी स्टोर में हो। मेन स्टोर वाला अपना ऑफलाइन स्टॉक एंट्री मेन स्टोर में करेगा। जो OPD स्टोर है वो OPD स्टोर अपने यहाँ पहले ऑफलाइन स्टॉक मतलब अपने मटेरियल्स को गिनेगा, कौन सा मटेरियल है, कौन सा दवाइयाँ हैं, कितने पीस हैं, इसकी एक्सपायरी कब है, ये सारा चीज़ नोट करके फिर वो अपने स्टोर में एंट्री करेगा। तो इसी प्रकार ऑफलाइन स्टॉक में हमारे अस्पताल में हमारे पास जितने स्टॉक हैं हमें उसकी एंट्री करनी है। एक बार ये ऑफलाइन स्टॉक की एंट्री हो जाती है, उसके बाद ही हम इंडेंट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे ऑफलाइन स्टॉक है 1 नंबर पे, सबसे पहले ऑफलाइन स्टॉक की एंट्री करनी है। उसके बाद ऑफलाइन स्टॉक की एंट्री हो गई सॉफ्टवेयर में, मतलब सॉफ्टवेयर को पता चल गया कि कौन सा आइटम कब मैन्युफैक्चर हुआ, इसका एक्सपायरी कब है, से लेके किस वार्ड या स्टोर में है, वो सारा चीज़ फीड हो जाता है। उसके बाद फिर इंडेंट की बारी आती है। इंडेंट में क्या होगा, अब कोई भी वार्ड जो है वो नया डिमांड इशू करेगा। नया डिमांड इशू कैसे कर सकते हैं, वो इंडेंट रेज करना है। अभी हम लोग ऑफलाइन इंडेंट रेज करते हैं, जो भी सिस्टर होती हैं, इंचार्ज सिस्टर जी, या फिर जो भी वार्ड, हर वार्ड से एक पेपर आता है जिसमें उनको क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो लिख के देते हैं, जिसको हम इंडेंट कहते हैं। तो हमें यहाँ पे ऑफलाइन स्टॉक के बाद एंट्री हो जाने के बाद तब हम इंडेंट रेज कर सकते हैं। ओके, अब इंडेंट रेज होने के बाद तीसरा स्टेप है इशू आइटम। अब जब डिमांड आया है कोई मटेरियल सप्लाई करने का, तब हम यहाँ पे तीसरा स्लिप है इशू आइटम। तब हम इशू आइटम करेंगे। जो जो सामान है हम देखेंगे कि हमारे पास कितने आइटम्स हैं। फॉर एग्जांपल कोई एक आइटम है ABC जिसकी डिमांड 1000 पीस का आया है और हमारे पास 500 पीस है, तो हम उसको चाहें तो 500 ही दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इंडेंट में जितना क्वांटिटी लिखा है हमें उतना ही देना है। हम एज़ पर हमारी अवेलेबिलिटी और रिक्वायरमेंट उसको इशू करेंगे। उसके बाद चौथा है इसमें रिटर्न इशू ड्रग्स। कई बार कुछ डैमेज हो जाते हैं या नियर एक्सपायरी हो सकता है, या फिर किसी और कारण से अगर उस ड्रग्स या कोई भी मटेरियल जो कि वार्ड में इशू हो चुका है उसे वापस करना है, तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है रिटर्न इशू ड्रग्स। ओके, तो ये हमारा चौथा पॉइंट है। हमें फार्मेसी ट्रांजेक्शन में सबसे पहले ऑफलाइन इन स्टॉक, फिर इंडेंट, फिर इशू आइटम, फिर रिटर्न इशू ड्रग्स। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले देखते हैं ऑफलाइन स्टॉक एंट्री। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हम स्टोर इन्वेंट्री में जाते हैं। अब यहाँ जैसे कि आपको मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था कि मैनेज मटेरियल में हमने कुछ आइटम्स को ऐड करने के लिए प्रोसेस बताया था कि आइटम्स कैसे ऐड करते हैं। तो यहाँ आपको दिखाना चाहता हूँ, मैनेज मटेरियल में हम स्टोर चूज़ करते हैं। तो मैंने मेन स्टोर चूज़ किया। तो ये डेमो के लिए मैंने 4 आइटम एंट्री किया हुआ है। ठीक है, एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट है, ये कैटेगरी ईडीएल ड्रग्स है, इसका क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, इसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट दिया हुआ है, और करंट स्टॉक ये 0 दिखा रहा है। ठीक है, इस पे ध्यान देंगे, करंट स्टॉक ये 0 दिखा रहा है। उसी प्रकार ये मल्टीविटामिन टैबलेट है, इसका भी क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट पीस है, और करंट स्टॉक 0 है। पैरासीटामोल टैबलेट है, ये भी करंट स्टॉक 0 है। ठीक है, तो हमने ये 4 मेडिसिन का नाम एंट्री किया है मेन स्टोर में, जिसका करंट स्टॉक 0 है। तो अब हम चालू करते हैं ऑफलाइन स्टॉक एंट्री। ठीक है, ऑफलाइन स्टॉक एंट्री के लिए फार्मेसी ट्रांजेक्शन में जाना है। हमें सबसे पहले ऑफलाइन स्टॉक पर क्लिक करना है।
ऑफलाइन स्टॉक क्लिक करने के बाद हमें यहाँ मटेरियल स्टोर नेम चूज़ करना है कि किस स्टोर में हम मटेरियल एंट्री कर रहे हैं। यहाँ पे हर आदमी अपने अपने स्टोर का करेगा, जैसे कि मेन स्टोर का जो जिसके पास पावर है, जो इंचार्ज है, वो अब उसको सिर्फ अपना मेन स्टोर एक्सेस होगा, तो वो अपने स्टोर का एंट्री करेंगे। जो स्टेशनरी स्टोर के हैं वो अपने एंट्री करेंगे। जो फार्मेसी स्टोर के हैं उनको सिर्फ उन्हीं के स्टोर का एक्सेस मिलेगा, ताकि वो अपने स्टोर का एंट्री कर पाए। ठीक है, तो यहाँ मैं मेडिसिन स्टोर में सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे एंट्री सोर्स में देखिए ऑप्शन आ रहा है परचेस एंट्री, फ्री ड्रग एंट्री, ओपनिंग बैलेंस एंट्री। ठीक है, हमें ओपनिंग बैलेंस एंट्री से एंट्री करना है। दैट मीन्स हम एक्चुअली ऑफलाइन स्टॉक एंट्री कर रहे हैं, मतलब हमारे पास स्टॉक पहले से है, उसका हम यहाँ पे क्वांटिटी डाल रहे हैं कि हमारे पास कितना है, तो इसलिए हम ओपनिंग बैलेंस एंट्री करेंगे। ठीक है, इसके अलावा लोकल परचेस का भी ऑप्शन दिया हुआ है, और जो हम नया परचेस करेंगे जेम ई टेंडर या ई प्रॉक्सी तो उसका भी है। फिलहाल हम जब स्टार्ट करेंगे तो हमें सिर्फ ओपनिंग बैलेंस एंट्री से ही चालू करना है, क्योंकि हम वो स्टॉक का फिगर एंट्री कर रहे हैं जो ऑलरेडी हमारे पास है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एंट्री सोर्स में ओपनिंग बैलेंस एंट्री किए। इसके बाद आता है इनवॉइस नंबर। अब जो मटेरियल आपके पास है उसका इनवॉइस नंबर क्या है, इनवॉइस डेट क्या है, उसका परचेस ऑर्डर क्या है, उसका परचेस डेट क्या है। ठीक है, अब ये चार चीज़ 1 2 3 4 इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, परचेस ऑर्डर और परचेस डेट, ये आपको बिल में मिलेगा। अब जो भी आइटम है उसके बिल में मिलेगा। अब एग्जांपल के लिए अभी मैं इनवॉइस नंबर 001 डालता हूँ। इनवॉइस डेट मैं इसको 2024 जनवरी 1 जनवरी का डाल देता हूँ। परचेस ऑर्डर नंबर 001 कर देता हूँ। परचेस किस दिन परचेस हुआ था ये भी मैं अप्रैल का डाल देता हूँ, 1 अप्रैल का। मटेरियल कैटेगरी, अब हमने उस स्टोर में सिर्फ 2 कैटेगरी मैप की हुई है, ईडीएल और नॉन ईडीएल। तो ईडीएल ड्रग्स पे मैं सिलेक्ट करता हूँ। तो अब ईडीएल ड्रग्स के नाम से जितने भी मटेरियल कैटेगरी में होंगे मुझे नाम यहाँ पे वो पॉपअप हो गए। ठीक है, मटेरियल कैटेगरी अगर मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, नॉन ईडीएल करता हूँ, तो नॉन ईडीएल जो ड्रग्स हैं सिर्फ उसी का नाम आ रहा है। ये फिर से क्लियर कर रहा हूँ, मटेरियल कैटेगरी के बाद ही नाम आता है। हम जो मटेरियल कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं, जैसे अभी मैं नॉन ईडीएल मटेरियल सेलेक्ट कर रखा हूँ, तो हमें जो आइटम हमने नॉन ईडीएल बनाया हुआ सिर्फ वही उसी का नाम आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे उसे ईडीएल ड्रग्स करता हूँ तो जो आइटम जो मटेरियल ईडीएल में आते हैं उनका नाम आ रहा है। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताने के लिए समझाने के लिए ईडीएल में किया, और ये पैरासीटामोल टैबलेट को मैं एंट्री करना चाहता हूँ। अब इसका मटेरियल सप्लायर, ये जो टैबलेट है ये इसको किसने दिया है, तो अभी मैं लोकल सप्लायर के नाम से डाल दिया। अब इसका मैन्युफैक्चरर, अगर आपके पास यहाँ पे ब्रांड नेम, आप मैनेज सप्लाई में जाके ब्रांड नेम आप ऐड कर सकते हैं, नहीं है तो कोई इशू नहीं, आप इसको छोड़ सकते हैं, अभी कंपलसरी नहीं है, और है तो आप डेफिनेटली उसको सेलेक्ट कर दें, क्योंकि ये डेटा आगे काम आएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे हमने मटेरियल मैन्युफैक्चर नहीं सेलेक्ट किया है, अब सिर्फ हमने क्या क्या डाला है, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, परचेस ऑर्डर नंबर, परचेस डेट, ईडीएल है कि नॉन ईडीएल कैटेगरी सेलेक्ट किया। जो कैटेगरी सेलेक्ट किया उसी के हिसाब से उस कैटेगरी के आइटम्स पॉपअप हुए। यहाँ पे हमने उनमें से सेलेक्ट किया आइटम नंबर, आइटम को, मटेरियल कहाँ से ख़रीदा है, हमें लोकल सप्लायर या जो भी, अगर आपने सब मैनेज सप्लाई में जाके उनका ऐड कर चुके हैं तो आप उनको कर लेंगे, तो नाम पॉपअप हो जाएगा। मटेरियल मैन्युफैक्चरर, उसका हम नेक्स्ट करते हैं। अब हम जैसे नेक्स्ट करते हैं, अब आता है बैच नंबर। अब वो जो मेडिसिन है जिसका आप एंट्री करने वाले हैं, यहाँ पे हम एंट्री कर रहे हैं पैरासीटामोल का, उसका बैच नंबर क्या है, तो बैच नंबर भी आपको बिल पे मिल जाएगा। और नहीं तो फिजिकली आप जब आपके हाथ में एक स्लिप आप रख लेते हैं स्ट्रिप, तो उस पर बैच नंबर लिखा है रहता है। तो मैं अभी एग्जांपल के लिए बैच लिख देता हूँ, इसको बैच 1, ओके, या इसमें जो भी अलग नंबर रहता है बस ये समझाने के लिए बैच रखा। अब ये जो मटेरियल है ये मैन्युफैक्चरिंग कब की है, ओके, तो मैन्युफैक्चरिंग भी उस पर लिखा रहता है। अभी फॉर एग्जांपल मैं इसको जनवरी 2003 की मैन्युफैक्चरिंग 23 का मैन्युफैक्चरिंग दिखा दिया। अब सेकंड है एक्सपायरी। अब ये एक्सपायरी डेट इसकी क्या है, अभी मैं इसकी एक्सपायरी डेट को अगले महीने का करता हूँ, जानबूझ के अगले महीने का करता हूँ, ताकि हम इसे 31 दिसंबर की एक्सपायरी दिखा रहे हैं। ओके,
अब ये है सप्लाइड रिसीव, ये जो परचेस ऑर्डर था या जो मटेरियल था ये ऑन टाइम हमको मिला था ऑर्डर करने के, या हमने ऑर्डर किया है और तुरंत उससे पहले ही मिल गया, मतलब हमने ऑर्डर इंस्टेंट प्लेस किया और तुरंत मिल गया, या ऑर्डर प्लेस करने के बहुत दिन बाद मिला। तो ये हम कंपलसरी नहीं है, लेकिन हम ये रख सकते हैं। इससे क्या होगा कि इन फ्यूचर हमें पता चलेगा कि कौन सी मेडिसिन हमें टाइम पे मिलती है और कौन सी मेडिसिन टाइम पे नहीं मिलती है, और हम कुछ एंट्री नहीं करेंगे तो भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, इसके बाद ये जितने वैल्यू है जीएसटी, हमें इस जितने गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं या हॉस्पिटल हैं फिलहाल दवाई का चार्ज नहीं करते हैं, तो हमें इस फील्ड को एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली किसी पे 5% रहता है, किसी पे 18% रहता है, किसी पे 12% रहता है। तो यहाँ पे फ़िलहाल हम उसको जीएसटी को एंट्री नहीं करते हैं क्योंकि हमें पैसे नहीं लेने हैं। उसके बाद है पैक साइज़। पैक साइज़ हमें एंट्री करना है, जैसे कि पैक साइज़ टैबलेट 10 का रहता है। ओके, कई अगर मान लीजिए कई स्ट्रिप 7 के रहते हैं या 6 के रहते हैं तो आप 6 कर सकते हैं, कई जो नॉर्मली 10 के रहते हैं। तो पैक साइज़ मैंने ये पैरासीटामोल टैबलेट का पैक साइज़ 10 डाला। पैक क्वांटिटी, मेरे पास कितने स्ट्रिप हैं, तो मैं एग्जांपल के लिए 10 स्ट्रिप लिखता हूँ। मैं जैसे 10 लिखता हूँ तो देखिए टोटल क्वांटिटी आ गया, दैट मीन्स पैक साइज इनटू टोटल क्वांटिटी, ये हो गया इनटू क्वांटिटी इक्वल्स टू टोटल क्वांटिटी। मतलब मेरे पास 10 पीस के पैक साइज का टैबलेट है जिसकी क्वांटिटी 10 है, तो 100 पीस मेरे पास पैरासीटामोल टैबलेट दिखेगा। ठीक है, इसके बाद ये सेल प्राइस पर यूनिट, टोटल सेल प्राइस, ये जीएसटी, ये सारे चीज़ आपको छोड़ देना है क्योंकि हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। ठीक है, रिमार्क में आपको कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हैं और सबमिट करना है। इसको फिर से समझते हैं, हमें बैच नंबर देना है जो दवाई पे लिखी रहती है, ये बिल पे भी मिल जाएगा। उसके मैन्युफैक्चरिंग डेट डालना है, उसकी एक्सपायरी डेट डालनी है। सप्लाइड रिसीव में ये हमें ऑन टाइम मिला था, बिफोर टाइम मिला था, आफ्टर टाइम मिला था, ये हम डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं डालना तो अभी हम ये कंपलसरी नहीं है। जीएसटी हमें नहीं डालना है। पैक साइज़ हमें कंपलसरी डालना है। पैक साइज़ वो होता है कि स्ट्रिप कितने की है, 5 पीस की स्ट्रिप है, 6 पीस की स्ट्रिप है, 10 पीस की स्ट्रिप है, अलग अलग स्ट्रिप्स आती हैं, आप उस स्ट्रिप साइज़ का डालना है। पैक क्वांटिटी डालना है, पैक क्वांटिटी मतलब फिजिकली वो कितने स्ट्रिप है। ठीक है, तो स्ट्रिप हो गया, जैसे मैंने यहाँ पे पैक साइज़ 10 का डाला है और 10 स्ट्रिप मेरे पास है, तो टोटल क्वांटिटी मेरे पास जो पैरासीटामोल टैबलेट है वो 100 पीस है, ये आपने दिखा दिया। सेलिंग प्राइस नहीं डालना है, बाकी जो फाइनेंशियल वाला है हमें नहीं डालना क्योंकि हमें उनसे पैसे नहीं लेने हैं। अगर पैसे लेने रहते तो हम उसका सेल प्राइस डालते, कॉस्ट प्राइस डालते तो ये दिखाता। ओके, और फिर हमें यहाँ पे सबमिट करना है। अब यहाँ देखिए आइटम रिसीव्ड सक्सेसफुली बाय ऑफलाइन स्टॉक एंट्री। ठीक है, अब मान लीजिए हमको बहुत सारे वॉल्यूम एंट्री करनी है तो हमें बार बार वापस जाना पड़ेगा, तो हमने सेव कर लिया। अब यहीं पे हम चाहेंगे तो कैटेगरी चेंज कर सकते हैं। जैसे हम कैटेगरी चेंज किए, अगर इनवॉइस नंबर सेम है तो हमें कुछ चेंज नहीं करना, हम उसको छोड़ देते हैं, इनवॉइस नंबर एज इट इज छोड़ देते हैं। डेट, परचेस ऑर्डर नंबर अगर सेम है तो हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ हम यहाँ पे कैटेगरी चेंज किए। ठीक है, और नेक्स्ट कर लिए। इसका भी मैं वही, अगर बैच नंबर दूसरा है तो बैच नंबर 2 डाल दिया इसकी भी मैन्युफैक्चरिंग डेट डाल देता हूँ, इसकी मैन्युफैक्चरिंग 2023 दिसंबर की डाल देता हूँ, और इसकी एक्सपायरी को हम 2025 मार्च का डाल देते हैं। ठीक है, सप्लाई डीसी को छोड़ देते हैं, पैक साइज इसका भी डिटेल कर देते हैं, और इसका पैक क्वांटिटी हम वापस 8 करते हैं, टोटल 80 पीसेस हो गए। ठीक है, बाकी इसमें से कुछ नहीं करना है और हमें सबमिट करते हैं। तो अब हमने 2 आइटम का एंट्री सबमिट किया है। ठीक है, ऑफलाइन एंट्री के बाद अब हम देखेंगे स्टॉक इन्वेंट्री लिस्ट। इस मेन्यू के थ्रू हम हमारा जो स्टॉक है जो एंट्री किए हैं वो देख सकते हैं। जैसे हमने पैरासीटामोल देखते हैं, पैरासीटामोल टैबलेट हमने यहाँ पे इस पर हम क्लिक करेंगे व्यू ओपन, तो हमें दिखाएगा अवेलेबल कितना पीस है। ओके, और किस जगह है ये दिखाएगा। यहाँ पे हम स्टोर में देख सकते हैं कि ये आइटम कहाँ किस स्टोर को इशू है। तभी ये सिंगल एक जगह है तो ये दिखा रहा है कि 100% जो है ये हमारा इस स्टोर पे रखा हुआ है। अगर ये अलग अलग स्टोर में रहता तो बाइफिकेशन यहाँ पे आ जाता कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल 20 टैबलेट इस स्टोर में है, 20 टैबलेट दूसरे स्टोर में है और बाकी जगह ऐसा है, तो ये अलग अलग बाइफिकेशन हमको ग्राफिकल शेप में पाई चार्ट में हमें दिख जाता। ठीक है, तो हम स्टॉक आइटम डिटेल्स में इसको देख सकते हैं कि ये दवाई हमारे पास है तो, और है तो कहाँ है। ठीक है, तो अब यहाँ हमें 2 चीज़ यूज़ करना, ऑफलाइन स्टॉक एंट्री यूज़ करना है, और अगर देखना है तो स्टॉक इन्वेंट्री लिस्ट में हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ऑफलाइन स्टॉक कंप्लीट कर लिए।
ठीक है। इसके बाद मैं इस वीडियो में इतना ही स्टॉप करता हूँ। इसके बाद मैं 2 वीडियो बनाऊँगा। पहला वीडियो उसमें हाउ टू क्रिएट इंडेंट रहेगा, दूसरा वीडियो हाउ टू इशू आइटम्स रहेगा, जिसमें मैं इशू आइटम्स में फिर रिटर्न इशू ड्रेस को भी दिखाऊंगा। ये वीडियो इसलिए अलग कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग, अभी तक हमने जितना सीखा है वो मोस्टली बैकएंड पार्ट है, जो कि कॉन्फ़िगरेशन पार्ट है, राइट। मैं अब जो यूज़र इसको यूज़ करेंगे उनके लिए इस वीडियो को छोटा बनाना और सिंपल बनाना है। तो एक वीडियो रहेगा कि इंडेंट कैसे बनाएं, वो इस पे रहेगा एक छोटा सा वीडियो, और दूसरा है कि आइटम इशू कैसे करें। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं आशा करता हूँ कि मेरे वीडियो आपके काम आ रहे होंगे और आपको समझ आ रहा होगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे जितनी जानकारी है मैं उसे उसके हिसाब से आपको समझा सकूँ। इसमें मेरे से कई गलतियाँ हो रही होंगी, उसके लिए मैं पहले से सॉरी बोलता हूँ, और कोशिश करूँगा कि अगर जैसे ही मुझे उसका करेक्शन पता चलता है मैं उसको रेक्टिफाई कर पाऊँ अगली ट्रेनिंग वीडियो में। ओके, तो तब तक के लिए थैंक यू, और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत मेहनत से बना रहा हूँ, लेकिन मेरे पास व्यूज़ तो आ रहे हैं, व्यूज़ तो के में जा रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइबर नहीं है और लाइक्स भी नहीं है। तो उम्मीद करूँगा जो लोग इसे देखते हैं वो सब्सक्राइब करें प्लीज़, और लाइक भी करें। थैंक यू वेरी मच।